करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? सबसे पहला इस टाइम करंट प्रेसिडेंट कौन है? मोंटू एम पटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 साल। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल बनाई जाती है, हर 5 साल पे बनाई जाती है। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हर 5 साल पे रिकन्स्टिट्यूट की जाती है। हाउ लॉन्ग डू द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होल्ड्स द पोजीशन? 5 साल के लिए। कितने समय तक प्रेसिडेंट जो है और मेंबर जो है, प्रेसिडेंट और मेंबर जो है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो होल्ड करते हैं पोजीशन 5 साल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? ये क्या है? डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपोइया लेबोरेटरी। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं होता फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का? फार्माकोपोइया लेबोरेटरी का डायरेक्टर ये एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं होता। तो कौन कौन से मेंबर होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे मेंबर होते हैं किसके? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये हेल्थ सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं है? टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं है। तो इसमें से कौन कौन से मेंबर हैं? डायरेक्टर जनरल हेल्थ DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का, और डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, और डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का, कंट्रोलर ऑफ इंडिया। वन ऑफ द एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़, इसमें से एक एक्स ऑफिशियल मेंबर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये क्या है? एक उसे एक्स ऑफिशियल मेंबर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ डायरेक्टर ऑफ CDL। ठीक है, एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो है डायरेक्टर ऑफ CDL। डायरेक्टर ऑफ CDL ये एक क्या है? डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ CDL, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। बाकी मेंबर नहीं है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द PCI मेंबर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी शुड बी एक्स ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PCI मेंबर के लिए, एक्स ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PCI मेंबर के लिए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी शुड एक्स ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PCI मेंबर के लिए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, वो है एक्स ऑफिशियल मेंबर होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो जो है मेंबर नहीं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो कौन कौन है? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। तो ये सारे क्या है? मेंबर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। हु अमंग द गिवन इज़ नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ PCI? इसमें से PCI का कॉमन मेंबर है CDRI का जो है डायरेक्टर, वो कॉमन मेंबर नहीं है। तो DGHS का है, DDL का है डायरेक्टर, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये है इसके PCI और D-टाइप के कॉमन मेंबर। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स 7। स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उसके फॉलोइंग नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। कितने इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उसके कितने फॉलोइंग नंबर होने चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स में? तो 7 होने चाहिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन अ स्टेट काउंसिल इज 6। जो नंबर है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, नंबर है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो नॉमिनेट किया जाता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नंबर जो नॉमिनेट होता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एज स्टेट काउंसिल, वो होता है 6। हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग्स देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल? कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड होते हैं अमंग देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल? 6। कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं अमंग देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल? वो होते हैं 6। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर 5। जो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर का नंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो होता है 5। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर का नंबर जो होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होता है 5।
For the constitution of State Pharmacy Council, the respective state government have to appoint one government analyst. ठीक है, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करना पड़ता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनानी है तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को क्या अपॉइंट करना पड़ता है, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज़ फॉर्म। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कब बनती है, जब दो और मोर देन टू स्टेट्स को ज्वाइन किया जाता है। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनती है दो और मोर स्टेट्स को मिलाकर। नेक्स्ट, persons from teaching professions are nominated by PCI, by सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पर्सन जो है जो टीचिंग प्रोफेशन में है वो नॉमिनेट होते हैं किसके लिए, नॉमिनेट इन PCI बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा PCI में नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, पर्सन जो है टीचिंग प्रोफेशन में वो नॉमिनेट होते हैं PCI में किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया 18 साल। मिनिमम एज जो चाहिए एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर करने के लिए इंडिया में वो है 18 साल। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर। कितनी कॉपी स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के स्टेट रजिस्टर जो फार्मासिस्ट का है, कितनी कॉपी स्टेट रजिस्टर जो है फार्मासिस्ट का सप्लाई की जाती है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को हर साल, वो होती है 5 कॉपी। द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल रजिस्टर एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948 कंटेन्स। ठीक है, जो रजिस्टर है फार्मासिस्ट का उसे ये भी कहा जाता है सेंट्रल रजिस्टर जो फार्मेसी का सेंट्रल रजिस्टर कहा जाता है फार्मेसिस्ट एक्ट 1948 के तहत। तो ये बहुत ही है। नेम्स ऑफ ऑल पर्सन फॉर द टाइम्स बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर फॉर अ स्टेट। ठीक है, इसमें सभी पर्सन्स होते हैं, सभी पर्सन्स का नाम होता है जो भी उस टाइम एंटर्ड होता है रजिस्टर में स्टेट के लिए। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी होता है। ठीक है, हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट ऑफ इंडिया। कौन मेंटेन करता है सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट ऑफ इंडिया का। इंडिया में इंटरनल फार्मासिस्ट का रजिस्टर जो है वो सेंट्रल रजिस्टर इंडिया में फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करती है। नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिपरेशन और मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट रजिस्टर को। ठीक है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिपरेशन और मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज authorized to compound, prepare, mix or dispense any medicine on the prescription of medical practitioner। इसमें से कौन सा ऑथराइज होता है कंपाउंड के प्रिपेयर के लिए और मिक्स करने के लिए और उसको डिस्पेंस करने के लिए एनी मेडिसिन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऑथराइज होता है कंपाउंड करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए और मिक्स करने के लिए और डिस्पेंस करने के लिए किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिकल प्रैक्टिशनर या तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। द ईयर एजुकेशन रेगुलेशन 1991 प्रेस्क्राइब करता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज़ 500 घंटे 500 आवर्स। ईयर 1991 प्रेस्क्राइब करता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की, वो होती 500 घंटे की। द एजुकेशन रेगुलेशन फॉर डी फार्मा कोर्स have been framed by फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एजुकेशन रेगुलेशन जो है फॉर डी फार्मा कोर्स, एजुकेशन रेगुलेशन जो है डी फार्मा कोर्स के लिए उसे फ्रेम किया जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, फार्मेसी इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, फार्मेसी इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। द पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग एनी मेडिसिन टू पेशेंट is liable for punishment with imprisonment और फाइन अप टू 6 month और 1000 रुपीज़। अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन को पेशेंट को, और वो किस चीज़ के पनिशमेंट के लिए है, इम्प्रिजनमेंट, तो उसको 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का फ़ाइन लग सकता है अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन।
ठीक है, द फील्ड ऑफ फार्मेसी दैट कंसर्न विद द लॉफुल प्रैक्टिसेस एंड जुडिशरी अप्रूवल ऑफ द डिफरेंट फार्मेसी प्रोडक्ट इज ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स फील्ड जो है फार्मेसी की, जो कि कंसर्न होती है लॉफुल प्रैक्टिसेस के लिए और जुडिशियल अप्रूवल के लिए डिफरेंट फार्मेसी प्रोडक्ट, वो होती है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द AICTE काउंसिल मेंबर। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है और द AICTE काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, तो ये इसमें वन मेंबर टू रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें से जो एक मेंबर है जो रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आचार्य PC रे इन 1901 established द बंगाल केमिकल एंड द फार्मास्यूटिकल वर्क एट कलकत्ता। आचार्य PC रे 1901 में इस्टेब्लिश किया था क्या, बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क कलकत्ता में। नेक्स्ट, हेड क्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज लोकेटेड दिल्ली। ठीक है, जो हेड क्वार्टर है ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन का, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन का, वो है दिल्ली में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, अब इसके ऊपर इसके क्वेश्चन देख लें। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, विच शेड्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। किस शेड्यूल में बताए गए डिफरेंट टाइप के फॉर्म, जो डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में जारी किए, शेड्यूल ए में। ठीक है, नेक्स्ट, विच शेड्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। तो वो बताया गया शेड्यूल बी में। शेड्यूल बी में किस शेड्यूल में दिया गया इन्फॉर्मेशन, किसकी, फीस की जो टेस्ट के लिए होती है और एनालिसिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लैब के द्वारा होती है, स्टेट ड्रग लैब के द्वारा होती है, वो था शेड्यूल बी। बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी एंड C1। बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है किसमें, शेड्यूल सी और C1 में। बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है शेड्यूल सी और C1 में। बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है शेड्यूल सी और C1 में। ठीक है, शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, तो शेड्यूल सी और C1 है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो डील करता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट की लिस्ट से। ठीक है, शेड्यूल सी और C1 जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो डील करता है बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट की लिस्ट के साथ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा आता है शेड्यूल सी में, शेड्यूल सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल सी में इसमें से कौन सा आता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल सी में आता है। नेक्स्ट, शेड्यूल डी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू लिस्ट ऑफ द ड्रग्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविज़न। ठीक है, शेड्यूल डी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो है शेड्यूल डी, उसमें क्या आता है, उन ड्रग्स की लिस्ट आती है जो एग्जाम्प्टेड है इम्पोर्ट प्रोविज़न से। ठीक है, एग्जाम्प्टेड है इम्पोर्ट प्रोविज़न से। पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन शेड्यूल E1। पॉइजनस ड्रग कौन से शेड्यूल में कवर होती है, शेड्यूल E1। ठीक है, शेड्यूल एफ मीन्स रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक। ठीक है, शेड्यूल एफ का मतलब है उसमें रेगुलेशन और स्टैंडर्ड दे रखे हैं एक ब्लड बैंक को रन करने के लिए। विच शेड्यूल स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कौन सा शेड्यूल स्टैंडर्ड है, तो शेड्यूल F3 जो है वो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टैंडर्ड है। शेड्यूल इज स्टैंडर्ड सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए शेड्यूल F3 जो है वो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 शेड्यूल गिव्स स्टैंडर्ड अम्बिलिकल टिप्स। तो F3 क्या है, F3 है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 शेड्यूल ये स्टैंडर्ड अम्बिलिकल टिप्स। थर्ड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अकॉर्डिंग शेड्यूल F3 जो है वो स्टैंडर्ड देता है अम्बिलिकल टिप्स को। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है, फॉलोइंग स्टैंडर्ड देता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF में क्या होता है, लिस्ट इसमें कौन सी लिस्ट होती है, स्टैंडर्ड होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। शेड्यूल फॉर मेडिकेशंस अंडर सुपरविजन ऑफ RMP
जी, शेड्यूल जो है मेडिकेशंस अंडर सुपरविजन ऑफ आरएमपी। आरएमपी के सुपरविजन में जो मेडिकेशन होती है, आरएमपी के सुपरविजन में जो मेडिकेशन होती है वो किस शेड्यूल में आती है? शेड्यूल जी में। The words it is dangerous to take this preparation except under medical supervision can be found on label of drug belonging to schedule G। ठीक है, तो शेड्यूल जी। the words the words the words the words it is dangerous to take the preparation, ये डेंजरस है प्रिपरेशंस को लेना एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसे ये फाउंड किया था ऑन लेवल ऑफ ड्रग्स, योर ड्रग बिलोंग्स टू शेड्यूल जी। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग आर गिवन अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, तो ये होगा शेड्यूल एच। शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को दिया गया है अंडर किस में? शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, शेड्यूल एच में प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स जिन्हें दिया गया है अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को दिया गया शेड्यूल एच में विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स मस्ट बी सोल्ड by retail only after producing a prescription by a registered medical practitioner। शेड्यूल एच कौन सा फॉलोइंग ड्रग जो है वो मस्ट बी सोल्ड, इसे बेचा जाता है रिटेल ओनली द्वारा आफ्टर प्रोड्यूसिंग अ प्रेस्क्रिप्शन, एक प्रेस्क्रिप्शन प्रोड्यूस करने के बाद बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रोड्यूस किया प्रेस्क्रिप्शन, तो कौन सा जो है शेड्यूल होगा? तो शेड्यूल एच। लिस्ट ऑफ diseases and ailment which a drug may not purport to prevent or cure to prevent or cure or make claims to prevent or cure under the drugs and cosmetic rules 1945 is given under schedule J। ठीक है, लिस्ट ऑफ द डिजीज़, उन डिजीज़ और एलिमेंट का नाम बताओ जिसमें एक ड्रग को परपट किया में नॉट परपट, जिसमें ड्रग को परपट नहीं किया था ताकि प्रिवेंट या क्योर हो सके और क्लेम किया जा सके, प्रिवेंट और क्योर किया जा सके अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, ये दिया गया शेड्यूल जे में। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस GLP, good laboratory practices and requirements of the premises and equipment is specified in schedule L1। ठीक है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और रिक्वायरमेंट प्रीमाइसेस का और इक्विपमेंट का ये स्पेसिफाई किया गया शेड्यूल L1 में। इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल्स शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP इज शेड्यूल M। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स जो है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स में जो शेड्यूल रिलेटेड है GMP से वो है शेड्यूल M। The schedule for good manufacturing practices and requirements of factory premises for the manufacture of belongs to schedule M। तो शेड्यूल है गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस का, और जो रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री प्रीमाइसेस की मैन्युफैक्चर करने के लिए वो बिलोंग करता है शेड्यूल एम में। शेड्यूल M1 और द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील करता है किससे? होम्योपैथिक मेडिसिन से। शेड्यूल M1 जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 का डील करता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। थैंक यू।